नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे मुंबई के रहने वाले एकांत जी ने भेजी है। ये कहानी एक रात के छलावे के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलो, आखिर काम खत्म हुआ, रमाकांत ऊंघाई लेते हुए बोला। सोहेल ने कहा, यार बहुत भूख लग रही है, अब काम खत्म हो गया है तो कहीं से कुछ इंतज़ाम। फौरन ऋषभ ने कहा, रात के करीब 3 बज रहे हैं, इस वक्त कहाँ कुछ मिलेगा खाने को, सारी दुकानें तो बंद रहती है। सोहेल ने जवाब दिया, क्यों, वो स्टेशन के पास जो होटल है वो इस वक्त तक खुल जाता है। अपने ये श्याम मिस्त्री वगैरह तो वहीं जाकर चाय पीते हैं। मंगेश ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, और थोड़ा उसका इंतज़ाम भी हो जाता तो। रमाकांत ने उसे डांटते हुए कहा, अच्छा, और वो बुढ़ा आ गया ना तो खैर नहीं हमारी। वो पिछला चौकीदार याद है, वो भी जब नशे में टुन मिला उस बुढ़े ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है अब तक। पत्नी ने नाक में दम कर रखा है और ये नौकरी गंवाने की बात कर रहा है। एक दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या? मंगेश लापरवाही के साथ बोला, क्या साहब, आप भी इतना डर डर के जियोगे तो सर में प्रेशर ही बढ़ेगा। उसी प्रेशर को निकालने के लिए पीता हूँ। आप भी 1-2 घूंट टिका लीजिए, फिर देखिए सारी चिंता उड़न छू। रमाकांत ने गहरी सांस ली और कहा, तो ये शाम को ही पैसे देकर कुछ मंगा लेते खाने के लिए, और हाँ, अगर मिल जाए तो तुम लोग अपने लिए पीने के लिए भी मंगवा लेना। मंगेश ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन तभी सोहेल बोला, श्याम वगैरह तो कब के चले भी गए। रमाकांत गंभीर होते हुए बोला, मुझसे पूछे बगैर कैसे चले गए? ऋषभ बोला, अरे आप तो जानते ही हो ना, इन मजदूर लोगों को अपनी ही मनमानी करते हैं, और अगर सुनते हैं तो बस अपने कॉन्ट्रैक्टर की ही सुनते हैं। कहाँ इस वक्त उनसे उलझकर अपना और दिमाग खराब करना। रमाकांत ने अपना गुस्सा झटकते हुए कहा, ठीक है, फिर कौन जा रहा है खाना लेने? ऋषभ ने कहा, मैं चला जाता हूँ, इसी बहाने थोड़ी ताज़ी हवा भी मिल जाएगी। सोहेल बोला, मैं भी आ जाता हूँ फिर तो साथ में। क्या है ना, खाने के बाद मुझे पान खाने की आदत है, वो पता है आप सबको। ये ऋषभ को बोलूँगा तो ये पिछली बार की तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ ही कर देगा। वहीं स्टेशन के पास ही पान वाले का छोटा सा गुमटी है, मैं खुद ही अपना स्पेशल पान बनवा लूँगा। उसी समय मंगेश बोला, और मैं पीने और चखने का इंतज़ाम करने चला जाता हूँ, तुम लोगों को भी कुछ चाहिए क्या? मंगेश के पीने के ऑफर को तीनों ने ही ठुकरा दिया। रमाकांत बोला, ठीक है, तो मैं यहीं रुकता हूँ, तुम तीनों फटाफट जाकर आओ, भूख बहुत लग रही है, अब सहा नहीं जा रहा है। रमाकांत का ऑर्डर पाकर तीनों ही चले गए। यह चारों एक इमारत के रिपेयर के काम में लगे हुए थे। छत दोबारा से बनवाई गई थी, इसीलिए उन्हें रात भर रुकना था। उन्हें लगा था कि काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा, मगर ज़्यादा समय लग गया। यह इमारत शहर के एक छोटे से रिहायशी इलाके में थी, इसीलिए काफ़ी शांतिपूर्ण इलाका था। इसी वजह से यहाँ जो भी कुछ दुकानें थी वो रात में जल्दी ही बंद हो जाती थी। स्टेशन भी करीब आधे घंटे की दूरी पर था। ऋषभ और सोहेल इमारत से निकले और सीधा ऋषभ की बाइक की तरफ गए। ऋषभ बाइक पर बैठा और उसे शुरू करने लगा, मगर पता नहीं क्या हुआ, वो शुरू ही नहीं हुआ। सोहेल तंज कसते हुए बोला, तेरी बाइक तो तेरे तरह ही खटारा है, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। यह बोल सोहेल चल दिया, ऋषभ को पीछे छोड़। ऋषभ
कुछ समय तक अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, मगर जब वो स्टार्ट नहीं हुई तो अपनी बाइक को लॉक कर वो सोहेल के पीछे भाग लिया। मंगेश भी पीने के बारे में सोचकर झूमता गाता हुआ पैदल ही अपने रास्ते निकल चला। वहीं नीचे चौकीदार सुरेश को तैनात देख रमाकांत सो गया। उसे काफ़ी नींद जो आ रही थी। गर्मी का मौसम था और फिर ऋषभ और सोहेल को कंक्रीट और ईंटों के बीच ही काम करना पड़ता था, बिना पंखे और एसी के बेहद गर्मी में। लेकिन रात के इस समय ठंडी और ताज़ी हवा चल रही थी, जिसने उन दोनों की थकान थोड़ी कम कर दी थी। दोनों ही तेज़ी से उस खाली और सुनसान रास्ते से होते हुए जल्द ही स्टेशन तक जा पहुँचे। यहाँ थोड़ी चहल पहल थी। बहुत से मजदूर और अन्य पेशे वाले सुबह सुबह ही अपने काम पर लग जाते हैं। यहीं स्टेशन पर या आसपास के होटल से चाय नाश्ता कर अपने काम पर चले जाते थे। उस होटल को खुला देख दोनों बेहद खुश हुए, लेकिन इतनी सुबह होटल वाले के पास नाश्ते के ही आइटम थे। सोहेल ने होटल के मालिक से बात करी और अपने लिए कढ़ाई पनीर बनवाने का ऑर्डर दे दिया। ऋषभ को वहीं छोड़ सोहेल अपना पान बनवाने भी चला गया। वहीं दूसरी तरफ मंगेश को भी एक दुकान मिल गई, जो सामने से तो बंद थी मगर पीछे से चोरी छुपके सब चल रहा था। अपनी बोतल ले मंगेश ने फौरन उसे खोला, एक घुट ली और चल दिया। इसी कदर वो बीच बीच में घुट लेता रहा। भोजन को पैक करवा सोहेल और ऋषभ भी चल दिए। बेहद ही लुभावनी महक आ रही थी, जिसे सूंघ दोनों के मुंह में पानी आने लगा। लेकिन दोनों ने खुद पर काबू कर लिया, क्योंकि दोनों ही पैदल चले थे। फिर भोजन बनवाने में समय भी लगा, इसीलिए काफ़ी देर हो गई थी। दोनों ही बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए चलने लगे। मार्ग में एक पुल आया, जिसकी तरफ ऋषभ इशारा करते हुए बोला, चलो सोहेल भाई, इस पर से जाते हैं, ये शॉर्टकट है। सोहेल को इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई और वो ऋषभ के पीछे चल दिया। वह ब्रिज बिल्कुल खाली था। एक भी गाड़ी या इंसान वहां से गुजरते हुए नहीं दिख रहा था। फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, पर उनमें से अधिकतर बंद ही पड़े थे। इस वजह से बीच बीच में लगभग अंधेरा था वहां, और ऊपर से डरावनी आवाज करती हुई बहती हुई हवाएं, इसने दोनों के मन में हल्का सा डर पैदा कर दिया था। दोनों की दिल की धड़कनों के साथ में कदम भी तेज हुए, और तभी एक भयानक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। यह गाड़ी के हॉर्न की आवाज थी। दोनों ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक टैक्सी थी, जो उनसे कुछ मीटर दूर ही खड़ी थी। एक लड़की उस टैक्सी से उतरी और वो टैक्सी वाले को किराया दे रही थी। अचानक उस टैक्सी को वहां देख दोनों के मन में ही यह सवाल उठा कि वो टैक्सी अचानक वहां कहां से प्रकट हो गई। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि एक गाड़ी पीछे से आ रही थी, जबकि इस खाली ब्रिज पर उस अकेली टैक्सी के आने का पता आसानी से चल जाता। तभी वो टैक्सी वाला चिल्लाते हुए बोला, बोलो साहब, किधर जाने का है? लेकिन दोनों का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। दोनों बस उस लड़की को ही देखे जा रहे थे। उन्हें उस लड़की में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। बेहद ही सफ़ेद और चमकदार चमड़ी थी उसकी, जो उस हल्के उजाले में भी चमक रही थी। बेहद लंबे बाल थे, जो उसके घुटनों तक आ रहे थे। उन्हीं बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। इतनी रात गए एक लड़की को इस ब्रिज पर यूं अकेला देखकर दोनों का दिल दहल उठा। उन्हें
असंख्यक भूतों की फिल्में याद आ गई जिनमें अक्सर लड़कियां ही भूत हुआ करती थी। उस लड़की के खौफ में वो दोनों लगभग दौड़ ही पड़े। सोहेल भरी हुई आवाज में बोला, यार तू ये कहाँ ले आया है? ऋषभ ने कहा, मुझे अगर पता होता कि इस रास्ते पर भूतनी आती है तो मैं इस वक्त तो क्या, दिन में भी कभी अपनी बाइक यहाँ से लेकर नहीं आता। मुझे भूत वगैरह से बहुत डर लगता है। सोहेल ने पूछा, अब इस बला का क्या करे? ये तो हमारे पीछे ही है। ऋषभ ने कहा, मैंने तो सुना है कि अगर भूत प्रेत पीछे हो तो पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बस आगे ही देखते रहो और चलते रहो। जितना मुझे याद है, इस ब्रिज के खत्म होते ही जो बाईं तरफ वाला मकान है उसकी दीवार पर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अब तो बस वही सहारा है। दोनों बिना पीछे मुड़े बस आगे ही चलते रहे। उस लड़की के कदमों की आवाज उनके कानों तक बराबर आती रही, भले ही वह कितना भी तेज चल रहे थे। वह उस लड़की को पीछे ही नहीं छोड़ पा रहे थे, या यूं कहें कि वो लड़की उन दोनों का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक भूतनी के अपने पीछे होने के एहसास से ही उन दोनों की रूह थरथरा उठी। उसी समय उस टैक्सी का हॉर्न दोबारा बजा और टैक्सी वाला चिल्लाकर बोला, ओ साहब, बताओ आप दोनों को कहाँ जाना है? छोड़ देता हूँ। सोहेल झुंझलाहट में भूल गया और उसने पीछे मुड़कर देखकर कहा, अबे अगर बैठना होता तो बैठ जाते ना, तू क्यों पीछे पड़ा है हमारे? और तभी उसका ध्यान गया कि वो लड़की उनके पीछे नहीं थी। इस वक्त तक ऋषभ ने भी मुड़कर देख लिया था। सोहेल हकलाते हुए बोला, वो लड़की कहाँ गायब हो गई? सोहेल के द्वारा इस तरफ इशारा करने पर ऋषभ का भी इस बात पर ध्यान गया। वो खुशी के मारे बोला, चलो बला टली। और जैसे ही उन दोनों ने अपने सामने देखा तो बुरी तरह से ठिठक गए। वो लड़की अब उनके सामने ही चल रही थी। ऋषभ लगभग रोते हुए बोला, ये हमसे आगे कब निकल गई? ये फुटपाथ में इतनी जगह नहीं है कि ये लड़की हम दोनों से आगे निकल जाए। फिर हमने इसे आगे देखा क्यों नहीं? सोहेल ने हिम्मत बढ़ाते हुए बोला, शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा। फिर ये इंसान भी तो हो सकती है ना। हम डर क्यों रहे हैं इससे? बेवजह की सब गलतफहमी पाल ली है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऋषभ बोला, मैं नहीं मानता। मुझे तो ये लड़की, ऊपर से गेटअप भी इतना भयानक है इसका। सोहेल ने कहा, तो चल इस टैक्सी वाले से ही पूछ लेते हैं। उसने ही तो लड़की को उतारा है यहाँ। उसने लड़की को हमसे आगे जाते हुए देखा ही होगा। अगर उसने उस भूतनी को हमारे आर पार या अचानक गायब होते हुए देखा होता तो ये यहाँ हमारे पीछे थोड़ी ही पड़ा होता। अब तक तो ये यहाँ से मीलों दूर भाग जाता। ऋषभ ने टैक्सी वाले को, जो अब भी उनके पीछे ही धीमी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और लगातार उनसे बैठने के लिए कह रहा था, उसे भी शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे तो ये भी सही नहीं लग रहा है। ये तो, सोहेल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल, उस टैक्सी वाले को भूत मान भी सकते हैं, लेकिन उसकी टैक्सी का क्या? वो देख, टैक्सी की परछाई तक दिख रही है। भूत की परछाई होती है क्या? ऋषभ ने ध्यान दिया तो उसे सच में परछाई दिखी। तब कहीं उसे थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, चलो फिर उससे ही बात करके देखते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि उसकी टैक्सी में बैठकर ही यहाँ से निकल लेते हैं। दोनों ही फौरन टैक्सी की तरफ लपके। उनको अपनी तरफ आते देख टैक्सी वाले ने कहा, बोलो साहब, किधर जाने का है? सोहेल बोला, वो तो बाद में बताएंगे, पहले ये बता, तुझे वो लड़की जाते दिख रही है जिसे तूने उतारा यहाँ? क्या तूने उसे हमारे आगे जाते हुए देखा? वह टैक्सी वाला उन दोनों के थोबड़े को
पागलों की तरह कुछ क्षण देखने के बाद हंसते हुए बोला, चढ़ा रखी है क्या साहब? मैंने किसी लड़की को नहीं उतारा, उल्टा जिस सवारी को मैंने उतारा था वो तो एक बुजुर्ग आदमी था। देखो वो आगे ही तो जा रहा है। उन दोनों ने फौरन आगे देखा तो पाया कि वो लड़की तो वहां से नदारद थी, बल्कि उसकी जगह पर एक बुजुर्ग था जो बड़ी मंद गति से छड़ी के सहारे चल रहा था। उस नज़ारे को देख दोनों का दिल मानो हलक में ही आ गया था। ऋषभ सोहेल को देखते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है? हमने तो एक लड़की को देखा था, फिर ये कैसे? इतने में सोहेल चिल्ला उठा। उसने कांपते हाथों से उस बुजुर्ग की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए कहा, वो बुजुर्ग अचानक ही एक गाय में तब्दील हो गया। ऋषभ ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। सच में उस बुजुर्ग की जगह एक गाय चल रही थी। उन दोनों ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधे टैक्सी में घुस गए और गाड़ी को वत्सल कॉलोनी ले जाने को कह दिया। गाड़ी फुल स्पीड में उस लड़की, उस बुजुर्ग उर्फ गाय को पीछे छोड़ गई। खौफ के मारे दोनों पसीने में नहा गए थे। उस भूत को पीछे छूटता देख दोनों को बहुत तसल्ली हुई। दोनों ने ही ईश्वर को याद किया और फिर सोहेल उस टैक्सी वाले से बोला, भाई तुमने भी उस बुजुर्ग को गाय में तब्दील होते हुए देखा ना? हिम्मत है भाई तुम में। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो बेहोश ही हो गया होता। टैक्सी वाले ने अपनी गर्दन घुमाकर एक मुस्कान के साथ कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रूप तो मैं भी बदल लेता हूँ। इतना बोलकर वो टैक्सी ड्राइवर एक नन्हे से बालक में बदल गया। उन दोनों की आंखों के सामने और ठहाके लगाकर हंसने लगा। उस मंजर को देख दोनों ही गला फाड़कर चिल्लाते हुए टैक्सी से कूद पड़े। मंगेश के दिमाग पर थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ चुका था। वो अपनी मदमस्त चाल लिए इमारत तक पहुंच गया। सुरेश तब अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल पर एक दक्षिण भारतीय फिल्म हिंदी में देख रहा था। मंगेश के आते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मंगेश के आने के करीब आधा घंटा बाद रमाकांत घड़ी में देखते हुए बोले, यार ये सोहेल और ऋषभ का कुछ पता है तुम्हें? कुछ ज्यादा ही समय लगा दी है उन दोनों ने। यहाँ पेट में चूहे ने आतंक मचा रखा है और ये दोनों न जाने। मंगेश जो अब काफी हद तक नशे की आगोश में समा चुका था, वो अपना चखना रमाकांत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये खाइए सर आप, तब तक बहुत चखना है मेरे पास। दोनों के आने तक आपका भी काम बन जाएगा। आप भी थोड़ा पिएंगे? इस बार रमाकांत ने मंगेश का ऑफर स्वीकार कर लिया। जोरों की भूख लगी हुई थी उसे, इसलिए उसने भी थोड़ा पी लेना ही बेहतर समझा। इससे कुछ समय के लिए भूख से उसका ध्यान भटक जाता, लेकिन 3-4 पेग लगाने के उपरांत ही रमाकांत सो गया। मंगेश तो पहले ही लुढ़क गया था। रमाकांत अचानक ही उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कहीं से पानी की बूंदें गिर रही थी। इस बात से उसे बहुत क्रोध आया। लाइट जलाने पर उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा था। ये निशानी थी कि काम सही से नहीं हुआ था। वो इसी सोच विचार में था कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए कि एकाएक पानी की धार तेज हो गई। रमाकांत घबरा गया और उसने मंगेश को उठाकर कहा, मंगेश मंगेश उठो, देखो छत से पानी लीक हो रहा है। चेक नहीं किया था क्या ठीक से? उस समय तक पानी की धारा और तेज हो गई थी। अब तो बड़ी फुहार निकल रही थी उसमें से। समय के साथ ही धारा बढ़ते जा रही थी। पानी बहता हुआ फर्श पर फैल गया और मंगेश तक पहुंच गया। उसी से वो भी जग उठा। जागते ही वो बोला, ये क्या साहब, इतना पानी कहाँ से आ गया है? रमाकांत डपटते हुए बोला, तुम लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है। ठीक से काम क्यों नहीं किया
और ये पानी किसने खुला छोड़ दिया? बंद करने को कहा था ना। ऐसे तो पूरा पानी भी खत्म हो जाएगा टंकी का। तुरंत मंगेश चिल्ला उठा। उसका सारा नशा काफुर हो गया। वो छत की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां देखिए साहब, किसी का सर निकल रहा है छत में से। रमाकांत ने उस ओर देखा तो खौफ के मारे उछल पड़ा। सच में छत से एक इंसानी सर बाहर निकल रहा था। उसी समय लाइट्स अपने आप ही बंद हो गई। छत से निकलने वाला पानी अब झरने की तरह बहने लगा, जिसे कुछ क्षण में ही वो कक्ष पानी से भरने लग गया। मंगेश ने डरते हुए कहा, साहब ये सब क्या हो रहा है? रमाकांत का तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। उसे मंगेश की बात सुनाई ही नहीं दी। रमाकांत आंखें फाड़ उस पानी को भरते देख ही रहा था कि अचानक ही वो धंसने लग गया। उसके पैरों के नीचे से ठोस फर्श की जगह दलदल नुमा फर्श आ गया था। यही हाल मंगेश का भी था। वो भी कमर तक घुस गया और बुरी तरह से छटपटाने लगा। रमाकांत के सोचने विचारने की क्षमता लगभग लुप्त ही हो गई थी, पर जब उसने मंगेश को सहायता के लिए चीखते और चिल्लाते सुना तो वो बोला, मंगेश यूं हाथ पैर मत मारो, जितनी हरकत करोगे उतने ही धंसते जाओगे। रुको, मैं आता हूं तुम्हारे पास। रमाकांत खुद बड़ी मुश्किल के साथ हिल पा रहा था। उसे ऐसा जान पड़ रहा था कि दलदल ने उसे जकड़ रखा है। वो मंगेश की सहायता के लिए बढ़ ही रहा था कि पीछे से दो हाथ निकले और उन्होंने रमाकांत की गर्दन दबोच ली। बड़े ही ठंडे गिलगिले से हाथ थे वो। ऊपर से उसकी नुकीली नाखून जो रमाकांत की त्वचा में घुस चुकी थी। एक ही बार में रमाकांत का सांस लेना दुर्भर हो गया। रमाकांत ने अपने आप को उन हाथों से छुड़ाने की कोशिश करी, मगर उन फौलादी हाथों की जकड़ हर पल कसते ही जा रही थी, जैसे एक अजगर अपने शिकार को कुंडली में जकड़ लेता है। जल्द ही रमाकांत का पूरा शरीर बेजान पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने एक आखिरी बार चीख मारी। उसी समय वो चीखता हुआ जाग उठा। पंखा फुल स्पीड में चलने के बावजूद वो पसीना से तरबदर था। भले ही वो चीख रहा था, मगर उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। रमाकांत ने फौरन बत्ती जलाई और पाया कि सब कुछ सूखा था। छत से भी पानी बहने का कोई निशान नहीं था और मंगेश, वो भी सपने में अपने हाथ पैर मार रहा था बुरी तरह से। रमाकांत ने उसे जगा दिया। उठते ही मंगेश बोला, साहब बहुत बहुत बुरा सपना देखा मैंने। उसमें सपने में हम दोनों इस कमरे में पानी में डूब रहे थे और एक भूत ने आपको। रमाकांत को ये सुनकर बड़ा झटका लगा। उन दोनों ने एक जैसा ही सपना देखा था, जो बड़े आश्चर्य की बात थी, मगर फिलहाल वो एक दूसरी बात के लिए चिंतित था। सोहेल और ऋषभ का कोई अता पता नहीं था। उसने घड़ी में देखा तो उस समय 6 बजने वाले थे। वो करीब 2 घंटा से सोया हुआ था और उसके दोनों सहकर्मी पिछले 3 घंटे से आए नहीं थे। रमाकांत ने सुरेश को बुलाया और उससे सोहेल और ऋषभ के बारे में पूछा। उसने भी यही बताया कि जो वो बाहर गए थे तब से अभी तक आए नहीं हैं। रमाकांत ने दोनों को फोन लगाया। रिंग भी गई, मगर किसी ने भी फोन उठाया नहीं। हॉर्न की जोरदार आवाजों के साथ सोहेल और ऋषभ को होश आया। आंखें खुलने पर उन्हें हल्के नारंगी आसमान के दर्शन हुए। करीब 3 से 4 लोग चिल्ला रहे थे। उन दोनों ने अपने आसपास नजर मारी तो देखा कि पास ही कुछ गाड़ियां खड़ी थी और वो दोनों सड़क पर ही लेटे हुए थे। वो गाड़ी वाले बोल रहे थे, यही जगह मिली थी तुम दोनों बेवड़ों को सोने के लिए। चलो फूटो यहाँ से, सुबह सुबह रास्ता रोक रखा है। दोनों ही हड़बड़ी के साथ उठे
और वहां से भाग लिए। दोनों उस समय ब्रिज पर ही थे। ऋषभ ने प्रश्न भरी नजरों से पूछा, आखिर कल हुआ क्या था? सोहेल बोला, कुछ आइडिया नहीं, पहले यहाँ से निकल लेते हैं, फिर सब सोचेंगे। दोनों ही चित की रफ्तार से भाग लिए। दोनों सही सलामत पहुंच गए। उन्हें रमाकांत और मंगेश नीचे ही सुरेश के पास बैठे चाय पीते हुए मिले। कुछ तो बहुत बुरा हुआ था, यह बात चारों की शक्लों पर तैर रही थी। सोहेल और ऋषभ भी उनके पास आकर बैठ गए। सुरेश ने उन्हें भी चाय दे दी। जब रमाकांत ने उसके गायब होने का राज पूछा तो उन्होंने सब सच बता दिया। यह सुनकर मंगेश ने भी अपनी कहानी सुना दी। उन चारों के साथ एक ही रात में भूतिया घटना घटी। इस बात से चारों को बहुत ताज्जुब हुआ। सुरेश, जो ये सब सुन रहा था, वो चाय की घुट भरते हुए बोला, साहब, ये छलावे का काम था। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने लगभग चिल्लाकर कहा, छलावा? ये क्या होता है? सुरेश ने बताया, छलावा भी एक तरह का भूत होता है। वो रूप बदल सकता है और लोगों को डरावने सपने दिखाता है। अक्सर खंडहर और वीरान जगहों पर ही मिलता है वो। ऋषभ बोला, लेकिन हम तो किसी खंडहर जगह नहीं गए थे, हम तो सड़क। सुरेश ने फौरन उत्तर दिया, आप दोनों खाना लेने गए थे ना। छलावा गर्मा गर्म और सुगंधित भोजन की तरफ आकर्षित होता है। आप दोनों जो खाना लेकर निकले, उसी की वजह से वो आप दोनों के पीछे पड़ गया। इसीलिए गांव में कहते हैं कि रात को सुगंधित और गर्मा गर्म खाना लेकर नहीं निकलना चाहिए। अगर खाना ले जा रहे हो तो उसे जूठा कर लेना चाहिए, उसमें से एक निवाला खाकर, तब वो आपका पीछा नहीं करेगा। तभी मंगेश ने पूछा, और हमारा क्या? हमारे पास तो खाना नहीं था, बस शराब और चखना ही। सुरेश ने कहा, छलावा शराब की तरफ भी आकर्षित होता है। वह उन पर हमला करता है जो शराब के नशे में होते हैं। आप जब शराब ला रहे थे तो शायद उसकी महक से वो आपके पीछे पड़ गया होगा। वैसे छलावे से डरने वाली कोई बात नहीं, वो बस डराता है, ज्यादा नुकसान नहीं करता। उस दिन के बाद से चारों ने देर रात बाहर निकलने से ही तौबा कर लिया। अब अगर उन्हें देर रात काम करना होता था तो वो अपनी भोजन का बंदोबस्त शाम को ही कर लिया करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।